एप्पल की दूसरी तिमाही 2026 के नंबर्स आ चुके हैं और ये सच में हैरान करने वाला है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इन भारी भरकम नंबर्स के पीछे की असली कहानी समझेंगे। SEC फॉर्म 10Q के आधिकारिक डेटा का उपयोग करके हम एप्पल के वित्तीय लेयर्स को एक-एक करके छीलेंगे और देखेंगे कि इस विशाल टेक कंपनी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। इस चर्चा को स्पष्ट और टू द पॉइंट रखने के लिए हम एक सीधे रोड मैप पर चलेंगे। पहले बड़ी वित्तीय तस्वीर देखेंगे, फिर हार्डवेयर और हाई मार्जिन सेवाओं की तुलना करेंगे, उसके बाद वैश्विक बिक्री का विवरण, मैक्रो इकोनॉमिक जोखिम और आखिर में शेयरधारकों को मिलने वाले भारी रिटर्न पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द बिग फाइनेंशियल पिक्चर, जहां हम इस पूरे ऑपरेशन के सच्चे स्केल को समझेंगे। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लें, यहाँ कोई हवाई बातें या अनुमान नहीं होंगे। आज की चर्चा का स्रोत सीधा आधिकारिक SEC फॉर्म 10Q है, जो 28 मार्च 2026 को समाप्त हुई तिमाही का है। ये एकदम शुद्ध और अनफिल्टर्ड डेटा है जो सीधे कंपनी से आया है। और शुरुआत होती है इस विशाल आंकड़े से, 111.18 अरब डॉलर। जरा सोचने वाली बात है कि सिर्फ 90 दिनों के अंदर 111 अरब डॉलर से ज्यादा की नेट सेल्स। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि इस बिजनेस का मोमेंटम और स्केल किस हद तक पहुंच चुका है। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू लाना एक बात है, असली खेल तो प्रॉफिट का है। इस तिमाही की शुद्ध आय लगभग 30 अरब डॉलर या सटीक कहें तो 29.58 अरब डॉलर रही है। ये साफ बताता है कि टॉप लाइन सेल्स सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि इस तिमाही की लाभप्रदता सच में एक अलग ही स्तर पर है। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हार्डवेयर बनाम उच्च मार्जिन वाली सेवाएं। यही वो कोर इंजन और सीक्रेट वेपन है जो इन नंबर्स को ड्राइव कर रहा है। अगर हम रेवेन्यू को ब्रेक डाउन करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 57 अरब डॉलर के साथ आईफोन अभी भी निर्विवाद हैवीवेट चैंपियन बना हुआ है, लेकिन सर्विसेज के हिस्से पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 31 अरब डॉलर के साथ सर्विसेज ने खुद को एक बहुत ही मजबूत सेकेंडरी पिलर के रूप में स्थापित कर लिया है। ये अब सिर्फ कोई साइड बिजनेस नहीं रहा। बेशक इस हार्डवेयर मोमेंटम को बनाए रखने के लिए लगातार नए उत्पादों की जरूरत होती है। इस तिमाही में बिल्कुल नया आईफोन 17E, मैकबुक नियो, आईपैड एयर और एयरपॉड्स मैक्स 2 जैसी कई प्रमुख घोषणाएं की गईं। यही इनोवेशन सप्लाई चेन में जान फूंक कर रखता है और ग्रोथ को रुकने नहीं देता। अब इस डेटा पॉइंट को करीब से देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये सच में गेम चेंजर है। फिजिकल उत्पादों का ग्रॉस मार्जिन 38.7% है, जबकि सर्विसेज का मार्जिन लगभग दोगुना 76.7% है। यही वजह है कि सर्विसेज एक गुप्त हथियार की तरह काम कर रही हैं। डिजिटल उत्पाद बेचने में मुनाफा फिजिकल डिवाइस के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, एक वैश्विक बिक्री विवरण। आखिर ये सारा पैसा आ कहां से रहा है? वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका अभी भी सबसे आगे है, जहां से 45.1 अरब डॉलर का रेवेन्यू आया है। उसके ठीक पीछे यूरोप 28.1 अरब और ग्रेटर चीन 20.5 अरब के साथ खड़े हैं। ये साबित करता है कि कंपनी का फुटप्रिंट विश्व स्तर पर कितनी गहराई से फैला हुआ है। लेकिन असली कहानी साल दर साल वृद्धि में छिपी है। अमेरिका में 12% की स्थिर वृद्धि हुई, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ग्रेटर चीन में सेल्स सीधा 28% बढ़ गई। इतने बड़े बेस पर 28% का उछाल आना कोई छोटी बात नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से हो रहे विस्तार का एकदम साफ इशारा है। अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक जोखिमों को नेविगेट करना। हर तेज रफ्तार सफर में कुछ स्पीड बम्स तो आते ही हैं। नंबर्स भले ही शानदार हों, लेकिन आधिकारिक फाइलिंग में कुछ गंभीर चेतावनियां भी दी गई हैं। मैनेजमेंट का साफ कहना है कि एडवांस सेमीकंडक्टर और मेमोरी कंपोनेंट्स की सप्लाई में काफ़ी रुकावटें हैं। इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई के असंतुलन की वजह से इन कंपोनेंट्स की लागत लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा दस्तावेज ये भी हाईलाइट करता है कि बदलते अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ और व्यापार विवाद कच्चे माल की उपलब्धता और समग्र ग्रॉस मार्जिन पर असर डाल सकते हैं। ये वो वैश्विक कारक हैं जो सीधे तौर पर लागत को प्रभावित करते हैं और भविष्य के लिए एक असली चुनौती बने हुए हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, शेयर धारकों के लिए भारी रिटर्न, यानी असली फायदा कहाँ जा रहा है।
सवाल ये उठता है कि जब प्रोडक्ट्स बिक गए, हाई मार्जिन्स कलेक्ट हो गए और रिस्क का आकलन हो गया, तो बचे हुए इतने बड़े कैश रिजर्व का होता क्या है? बैलेंस शीट पर 45 अरब डॉलर से ज्यादा का नकद पड़ा हो तो कैपिटल एलोकेशन का एक बड़ा निर्णय तो बनता ही है। आखिर ये सारा पैसा जाता कहाँ है? यहाँ आता है एक अल्टीमेट कॉर्पोरेट फ्लेक्स। निदेशक मंडल ने 100 अरब डॉलर तक के सामान्य स्टॉक को फिर से खरीदने, यानी स्टॉक बायबैक के प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी है। अपने ही शेयर्स को इतने बड़े पैमाने पर वापस खरीदना बाजार को ये साफ दिखाता है कि कंपनी को अपने भविष्य पर कितना जोरदार भरोसा है। और बात सिर्फ बायबैक्स तक नहीं रुकी। वर्तमान शेयरधारकों के लिए त्रैमासिक नकद लाभांश को बढ़ाकर 27 सेंट प्रति शेयर कर दिया गया है। सुनने में शायद 1 सेंट की वृद्धि बहुत छोटी लगे, लेकिन जब इसे अरबों शेयरों पर लागू किया जाता है तो यह शेयरधारकों की जेब में जाने वाली नकदी का एक बहुत बड़ा और निरंतर प्रवाह बन जाता है। तो जब इस 10Q फाइलिंग की सारी परतें खुलकर सामने आ चुकी हैं, तो एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। अगर कोई व्यवसाय वैश्विक आपूर्ति की इतनी दिक्कतों और व्यापार विवादों के बावजूद सिर्फ 90 दिनों में 111 अरब डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, तो इसके नवाचार का अगला दशक कैसा दिखेगा? ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है।